प्रश्न 1 है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है वक्ता द्वारा श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना या संप्रेषित करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ समय से है। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। नंबर 1 है, पत्र की साधारणता भाषा शैली सरल व बोलचाल की होनी चाहिए। नंबर 2 है, पत्रों में विचार सुस्पष्ट तथा सुलझे हुए होने चाहिए। नंबर 3 है, पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाए। नंबर 4 है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत या बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4 है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है। नंबर 1 है, भाव के अनुसार वाचन कराना। नंबर 2 है, मानक उच्चारण का प्रयोग करना। नंबर 3 है, छात्रों में कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनने की दक्षता का विकास करना। नंबर 4 है, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं विकसित करना। नंबर 5 है, छात्रों में कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की क्षमता का विकास करना। नंबर 6 है, कविता को व्यक्तिगत एवं समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता का विकास करना। नंबर 7 है, दूसरे लोगों के समक्ष कविता सुनाने की योग्यता विकसित करना। नंबर 8 है, छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना। प्रश्न संख्या 6 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, माताजी घूमने जा रही हैं। प्रश्न 7 है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हिंदी शिक्षण के गद्य तथा पद्य 2 रूप हैं, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का विशेष महत्व है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। नंबर 1 है, छात्रों के शब्द भंडारण को बढ़ाना। नंबर 2 है, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों, वाक्य रचना आदि की जानकारी देना। नंबर 3 है, छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान कराना। नंबर 4 है, छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास करना। नंबर 6, छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 7 है, छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। नंबर 8 है, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। प्रश्न 8 है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। नंबर 1 है, बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। नंबर 2 है, बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना। प्रश्न संख्या 10 है, कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हैं। नंबर 1 है, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना। नंबर 2 है, ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करना। नंबर 3 है, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। नंबर 4 है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो। नंबर 5 है, छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। नंबर 6 है, छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास करना। नंबर 7 है, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनाना। नंबर 8 है, छात्रों की साहित्य में रुचि का विकास करना। नंबर 9 है, छात्रों में विचार कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करना। नंबर 10 है, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। नंबर 11 है, छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। नंबर 12 है, छात्रों में देश, जाति एवं धर्म के प्रति अस्थायी भाव का विकास करना। नंबर 13 है, छात्रों को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना। नंबर 14 है, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि का निर्माण करना। नंबर 15 है, छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। प्रश्न संख्या 11 है, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। साहित्य में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है, जबकि पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध भाव, रागात्मक कल्पना तथा संवेदना से है। अतः गद्य एवं पद्य में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1 है, गद्य के वाक्यों में विराम के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई विशेष बंधन नहीं होता है। अतः विराम चिन्हों के नियम गद्य में होते हैं, पद्य में नहीं।
नंबर 2 है गद्य में लय की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, जबकि पद्य में गति तथा लय की दोनों की विशेष भूमिका होती है। नंबर 3 है गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, जबकि पद्य की रचना सदैव छंदबद्ध तथा छंदयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 12 है वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। वाचन पठन संबंधी दोषों का निवारण। आवृत्ति पुनरावृत्ति। इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। दूसरा है वातावरण परिवर्तन। बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। नंबर 3 है चिकित्सा विधि। यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या जन्मजात किसी कमी के कारण दोषों को चिकित्सीय उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 15 है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव और गुण आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राणी राम, कृष्ण, राधा, हाथी, कोयल, तोता आदि। स्थान में है मैदान, ताजमहल, मुंबई, विद्यालय, घर, दिल्ली आदि। वस्तु में पुस्तक, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, पंखा, दूध, फल आदि। भाव और गुण में कड़वाहट, साहस, मिठास, पराक्रम, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन आदि। प्रश्न संख्या 16 है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर। जहाँ एक वाक्य की पूर्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विशाल पुस्तक पढ़ता है, जबकि अल्प विराम में वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, जैसे मैं आपका मित्र नरेश आपसे मिलने आया हूँ। प्रश्न संख्या 17 है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे धन प्लस वान बराबर धनवान। वान को धन के पश्चात जोड़ दिया है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे गामी से पहले अनु जोड़ देने से अनुगामी बन जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है कहानियाँ छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। नंबर 2 कहानी शिक्षण द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 3 है कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान की वृद्धि होती है। नंबर 4 है कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का भी छात्रों में विकास करती है। नंबर 5 है कहानियाँ छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। नंबर 6 है कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। प्रश्न संख्या 19 है मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ बिना ध्वनि किए अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि क्या पढ़ा जा रहा है, यह मौन वाचन कहलाता है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा होता है। मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2-3 दृष्टियों से हो सकती है। नंबर 1 है मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वगति से कर सकता है। नंबर 2 है यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य अथवा वाक्यांश छात्र की समझ में नहीं आ रहा हो तो उसी वाक्य का वाक्यांश उस समय तक बार बार पढ़ते समझने का प्रयत्न छात्र कर सकते हैं जब तक कि वह वाक्यांश उनको समझ में ना आ जाए। नंबर 3 है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास करना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 23 है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, उन्होंने, उसने इत्यादि। प्रश्न संख्या 24 है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अल्प विराम, नंबर 2 है अर्ध विराम, नंबर 3 है पूर्ण विराम, नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 है विस्मयादिबोधक चिन्ह, नंबर 6 है एकहरा अवतरण चिन्ह, नंबर 7 है दोहरा अवतरण चिन्ह, नंबर 8 है निर्देशक चिन्ह, नंबर 9 है संयोजक चिन्ह, नंबर 10 है लोप निर्देशक चिन्ह, नंबर 11 है हंसपद चिन्ह, नंबर 12 है विवरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 26 है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संबंधवाचक विशेषण वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे नंबर 1 है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, नंबर 2 है जो जागता है वह पाता है,
जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो जिसका संबंध वाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 27 है, वाक्य किसे कहते हैं, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दो अथवा दो से अधिक सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ व्यक्त हो वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपकार का होगा अनुग्रह, कृपा। अनुपम का होगा अनूठा, अनोखा। उपेक्षा का पर्यायवाची होगा उपहास, तिरस्कार। खग का पर्यायवाची चिड़िया एवं पक्षी। प्रश्न संख्या 29 है, विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है। मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयुक्त शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसे युग्म विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। मुक्ति का होगा बंधन, वादी का प्रतिवादी, लौकिक का अलौकिक, संयोग का वियोग। प्रश्न संख्या 30 है, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। प्राचीन काल में पत्रों द्वारा ही संवाद स्थापित किया जाता था। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता था। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कही जा सकती और ना ही किसी की भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। प्रश्न संख्या 33 है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेषण, धोनी सफल बल्लेबाज है। मोदी जी कुशल प्रशासक हैं। सफल और कुशल दोनों शब्द विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 44 है, उच्चारण के उद्देश्य बताइए। नंबर 1 है, छात्रों में उच्चारण का अभ्यास करा के उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना। नंबर 2 है, गद्य तथा पद्य के सभी अर्थों को गति, लय और पूर्ण हाव भाव के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना। नंबर 3 है, शुद्ध उच्चारण एवं गति का लगातार विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का अभ्यास कराना। नंबर 4 है, विचारों और भावों की अनुभूतियों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्ति कराना। नंबर 5 है, बच्चों को भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना तथा स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना। प्रश्न संख्या 47 है, भविष्य काल के भेद लिखिए। भविष्य काल के भेद। नंबर 1 है, सामान्य भविष्य काल। जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे रीना स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, मोहन आज आएगा। नंबर 2 है, संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे संभव है वह कल आए, शायद वह कल चली जाए। प्रश्न 54 है, वाक्य के प्रमुख प्रकार बताइए। व्याकरण के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की। नंबर 2 है, मिश्रित वाक्य। एक मूल वाक्य के साथ एक अथवा अधिक वाक्य जुड़े हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे घंटी बजते ही शिक्षक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। नंबर 3 है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सरल या मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप लेते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में आए, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। शिक्षक ने सर्वप्रथम छात्रों की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 57 है, समास के भेद बताइए। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद उसी विशेषण का विशेष होता है। जैसे मृग नैनी, सर्वगुण संपन्न, गुणवान, सूर्यमुखी इत्यादि। नंबर 2 है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है एवं द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होता है। जैसे प्रतिदिन, भरपेट इत्यादि। नंबर 3 है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यह अपने पद से पृथक संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे दुर्बल,
पूर्व पश्चिम, शब्द समूह, आर्य समाज आदि। नंबर 4 है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम शब्द गौड़ है तथा दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसमें प्रधान शब्द प्रायः संज्ञा अथवा विशेषण होता है, जैसे आर्यपुत्र, स्वाधीन, प्रत्यर्पण, समर्पण, त्यागपत्र, स्वर्गधाम, नगरवासी, ब्रह्मानंद, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, संख्यावाचक, महत्वपूर्ण, निम्नांकित, उत्तराधिकारी, सहनशील इत्यादि। नंबर 5 है द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक एवं उत्तर पद मुख्य पद होता है, जैसे पंचमुखी, षटकोण, चतुर्भुज, अष्टधातु इत्यादि। नंबर 6 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक समान महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे माता पिता, जीवन स्तर इत्यादि।